चलो शुरू करें। पिछले क्लास में पी ब्लॉक के बहुत सारे एप्लीकेशन को हम लोगों ने डिस्कस किया है। अच्छे एग्जांपल्स, अच्छे एप्लीकेशंस आए थे। आज पहला एप्लीकेशन ही थोड़ा अलग तरीके का ला रहे हैं। चलो पहले एक इजी करते हैं थोड़ा। एप्लीकेशन नंबर क्या होगा, कुछ याद है आप लोगों को? एप्लीकेशन नंबर कुछ याद है? क्या था, कुछ ध्यान हो? कितना कर दिए थे? सात 8 ले। देखिए एप्लीकेशन लेते हैं BF2, BCl2, BBr2, BM। अच्छे से देखिए, इसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस द एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले आप फिर ये लिखोगे कि आखिर ये कौन सा एसिड है। अगर अपने को एसिडिक स्ट्रेंथ, if we have to compare the acidic strength in these molecules, so first of all we have to find out the nature of acid. Actually they are of that particular category. तो वो किस कैटेगरी का एसिड है आपको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा ध्यान से। तो डेफिनेटली हम लोगों ने पढ़ा है कि BF2 कोवेलेंट होते हैं, इंक्लूडिंग BF। हम लोगों ने पढ़ा था ये मेटल नॉन मेटल के कंपाउंड कोवेलेंट होते हैं ये ड्यू टू हाई पोलराइजेशन। तो हम लोगों ने पढ़ा है ड्यू टू हाई पोलराइजेशन दे आर कोवेलेंट। तो कोवेलेंट में जब स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे तो BXX ये स्ट्रक्चर है, हाइब्रिडेशन इज sp। तो साफ दिख रहा है कि दिस इज हाइपोवैलेंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है। हाइपोवैलेंट बोलते हैं जब ऑक्टेट से कम होता, हमने कई बार बोला। तो दिस इज हाइपोवैलेंट और इसके पास वैकेंट 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि बेरिलियम सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो वैकेंट 2p होगा। 2d मत बोल दीजिएगा, 2 में तो d ऐसे भी नहीं होता है, और 3p भी मत बोलिएगा, 2p होगा। सब कुछ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ऐसा है कि वो बारिश बड़ी अच्छी हो रही है, मौसम बड़ा अच्छा है, पकौड़ा खाने का मौसम है। आप लोग यहाँ पर ना हमसे कुकर्म करवा रहे हैं, क्लास लिवा रहे हैं, तो आवाज नहीं आएगी बताइए? बारिश की आवाज आ रही है। अच्छे मौसम में भी बोलते हैं कि सर आवाज आ रही है, एकदम आएगी बैकग्राउंड का, सर बैकग्राउंड का। बारिश का मौसम है यार, खिड़की खुली हुई है, अब क्या वो भी बंद कर दें? अच्छी हवा आ रही है, आने दीजिए। सिर्फ आप लोग घर में बैठ के छना छना हुआ माँ के हाथ का पकौड़ा खाइए। मतलब मेरा कोई मौसम एंजॉय करने का ये नहीं है। बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा है, बहुत ज्यादा तो नॉइज नहीं हो रहा होगा, तो लोग बदमाशी भी करता है। वैकेंट 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये सारे लुईस एसिड हो गए। हाइपोवैलेंट है और यहां पर वैकेंट 2p है। ठीक है, तो इसके कारण ये लुईस एसिड है। अब आ जाओ, जिसको पेयर बाहर से लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वो बेटर लुईस एसिड होगा। तो BF2, BCl2, BBr2 और BEI। अब देखो, इसी बेरिलियम को वैकेंट 2p में अपना लोन पेयर लेना, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर लेना बाहर से। तो आप देखिए ना, इसके अंदर बैक बॉन्डिंग है, 2p से निकला और 2p में गया। यहां पे देखो कहां से निकला, 3p से। क्लोरीन का लोन पेयर 3p में, तो 3p से निकला और 2p में गया। यहां निकला 4p से, तो 2p पार 4p पार, 2p पार 5p पार। जाहिर सी बात है वैकेंट ऑर्बिटल ऊपर जाने पर इफेक्टिवली इंगेज हो रहा है,
vacant 2p atomic orbital gets engaged more effectively upward. ऊपर जाने पर चूंकि इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग है, इसलिए वैकेंट ऑर्बिटल गेट्स एंगेज मोर इफेक्टिवली अपवर्ड. किस चीज में? बैक बॉन्डिंग में. इसीलिए वैकेंट ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी बाहर वाले लेविस स्पेस के लिए कम हो जाए. So availability of vacant orbital for acid property decreases. ये जो लुईस एसिड बनेगा बाहर से जो लेगा, उस प्रॉपर्टी के लिए वैकेंट ऑर्बिटल की उपलब्धता कम होती जाएगी, इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गया. तो आपका इस मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी भी ऊपर ही था ओवरलैपिंग की वजह से. स्टेबिलिटी भी ऊपर ही था ओवरलैपिंग की वजह से, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ नीचे. एसिडिक स्ट्रेंथ नीचे क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल बैक बॉन्डिंग में ऊपर जाने पर ज्यादा इफेक्टिवली एंगेज. ये एप्लीकेशन आ गया आपको समझ में अच्छे से? देख लो आप ठीक से, या कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? अच्छे समझ में आ गया सब लोगों को? देखो, अगर आप लुईस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, ध्यान से, ये किन किन चीजों पर डिपेंड कर सकता है जरा देखो. ये किन किन चीजों पर डिपेंड कर सकता है? सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी. वैकेंट ऑर्बिटल की उपलब्धता जिस केस में ज्यादा हो, सबसे ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसी पर डिपेंड करेगा. अब यही वैकेंट ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, ये कब होगा ज्यादा? इसके लिए आपको जितने टेंट्रम्स करने हैं, जितने नौटंकी नखरेबाजी करनी है, आप कर लीजिए इसके लिए. लेकिन ये डिपेंड करेगा उसी पर. अगर सेंट्रल एटम का, ठीक है, अगर सेंट्रल एटम का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चले जाए, 5 बढ़ता चले जाए, पोलराइजिंग पावर बढ़ता जाए, तो समझ रहे हो पेयर लेने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर. अगर सेंट्रल एटम जिस पर वैकेंट है, अगर उस पर -I वाला बड़ा बड़ा ग्रुप लगा दो, टर्मिनल ग्रुप, ध्यान देते जाओ, क्या बोला हमने? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर या 5 ऑफ सेंट्रल एटम. क्या बोला हमने? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव -I इफेक्ट. ये भी देखना पड़ेगा. मतलब हमेशा आपको यही चीज देखना है कि सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी ज्यादा कब होगी, कब उपलब्धता ज्यादा होगी. तो अवेलेबिलिटी तब ज्यादा होगी जब सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज तुम ज्यादा लॉ प्रेजेंट करो, या उसको -I इफेक्ट वाले ग्रुप से जोड़ दो, तो ऑलरेडी उसका फिर बढ़ते चले जाएगा पावर खींचने का. तो सब कुछ डिपेंड करेगा इसी चीज पर. किस पर? अवेलेबिलिटी पर. हम लोग कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, लेना ही पड़ेगा, और बैक बॉन्डिंग से भी रिलेट करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह को. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, आप इसका स्क्रीनशॉट लें.
आइए, बॉन्ड एंगल NH3 NF3 NC, ध्यान दो, ये 3 मॉलिक्यूल है। अब इन तीनों में बॉन्ड एंगल अपने को डिस्कस करना। अच्छे से देखो, सिर्फ इसी एग्जांपल के वजह से या इसके कॉन्सेप्ट की वजह से अनलिस्ट करके आज चला रहे हैं, पब्लिक मोड पर नहीं चला रहे लेक्चर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने सीखा कि अब हर वक्त अगर बैक बॉन्डिंग लगना हो तो अपन लगाएंगे। जब भी बैक बॉन्डिंग लगनी हो अपन ट्राई करेंगे कि लगाओ। पहला वाला एग्जांपल में बैक बॉन्डिंग लगने का कोई स्कोप ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है। sp3 नो बैक बॉन्डिंग। दूसरे वाले एग्जांपल में भी बैक बॉन्डिंग का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट नहीं है या नाइट्रोजन के पास ही कोई वैकेंट नहीं है। नो वैकेंट तो नो बैक बॉन्डिंग। तीसरे वाले में बैक बॉन्डिंग का स्कोप है, क्या है? अच्छे से देखिएगा दोस्त प्लीज, क्या है? तो आप देखिए नाइट्रोजन का 2p का इलेक्ट्रॉन पेयर और वो जाएगा कहां पर? क्लोरीन के 3d में। क्लोरीन के 3d में। तो आपका जो बैक बॉन्डिंग है वो 2p पाई है और 3d पाई है, और ये इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग 2p पाई 3d पाई इफेक्टिव होता है, क्योंकि सेकेंड और थर्ड पीरियड तो ऐसे ही अच्छा पाई बॉन्ड बनाता है। ऊपर से db है, सेकेंड और थर्ड पीरियड मिलके ऐसे ही थोड़ा इफेक्टिव बॉन्ड पाई बनाता है, और ऊपर से ये 3d है। इसी वजह से ये जो बैक बॉन्डिंग होगी वो काफी इफेक्टिव होगी। इसका लोन पेयर डिलोकलाइज कर जाएगा, मतलब वो अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन पेयर है, और वो कन्वर्ट कर जाएगा sp2 में। तो आपका यहां पर बैक बॉन्डिंग है तो आपने ये कर लिया। अब इन दोनों में बैक बॉन्डिंग नहीं है, बेंट्स रूल लगा लोगे आप। बेंट्स रूल में जहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है एटम, वहां पे सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल में s कैरेक्टर कम होते हैं, और s कैरेक्टर कम होने से बॉन्ड एंगल कम होता है। तो सबसे NH3 और NF3 में यहां पर NF3 कम और NH3 ज्यादा, और ये तो sp2 प्लेगर 120 डिग्री। तो फाइनली जो हमारा बॉन्ड एंगल का हिसाब किताब निकला वो निकला NCl3 प्लेनर NH3 और तब NF3। क्या अच्छे से ये एग्जांपल सभी को यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? बढ़िया से आप लोगों का क्लियर हुआ ये? यस और नो बताइए।
एडिशन इस बात से बहुत खुश रहते थे कि बल्ब के आविष्कार के दौरान, हाँ रिप्लाई आया है, हाँ क्या कुछ बोल रहे थे। तो एडिशन इस बात से बहुत खुश रहते थे कि बल्ब के आविष्कार के दौरान बहुत सारे प्रयोग किए गए और सैकड़ों प्रयोग उसमें असफल हुए वो, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि 100 या उससे ज्यादा गलत प्रयास का सबसे बड़ा ये फायदा है कि हमने 100 ऐसे रास्तों को जाना कि ये 100 रास्ते गलत हो सकते हैं। इसीलिए सही पढ़ने के साथ साथ क्या गलत होता है, गलत क्या आप पढ़ रहे हो, इसको भी थोड़ा सा देखना जरूरी है, ताकि आगे के एग्जाम्पल्स, आगे की चीजों के लिए थोड़ा सा लेसन मिल सके कि हमें फिर से ये गलती नहीं करनी। ये आपने क्या गलत किया। चलो कुछ किसी ने लिखा है, इंतकाब रिजवी ने लिखा है, क्लोरीन का लार्ज साइज के कारण इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्सन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर नहीं ग्रुप रिपल्सन होगा, तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो ऑलरेडी बॉन्ड एंगल बढ़ाया ही हमने, फिर भी काटा है। जूली 3 में साइज की वजह से एंगल ज्यादा होगा ना, तो ऑलरेडी 3 का एंगल जूली हमने ज्यादा ही लिखा। आइए सीखिए, ध्यान से देखिए। NCl3 को अच्छे से अपन बढ़ाते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक से देखिए। NCl3 अच्छे से देखोगे, यहां पर अनडाउटेडली बैक बॉन्डिंग है बैक बॉन्डिंग। 2p से 3d में गया है, लेकिन इनइफेक्टिव बैक बॉन्डिंग। गलती आपने ये करी कि आपने इसको इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग लिखा। गलती आपने ये करी है कि आपने इसको इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग लिखा। अब बोलोगे कि सर 2p3d कब से इफेक्टिव होने लगा। हम लोगों ने तो पढ़ा है कि 2p3d तो बहुत इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होता है, वो कैसे इनइफेक्टिव हो जाएगा, काफी इफेक्टिव होता है 2p3d। तब तो सारे हमारे बैक बॉन्डिंग के रूल ऐसे में टूट जाएंगे। एक्चुअली समझना पड़ेगा इस बात को, बैक बॉन्डिंग एक सेकेंडरी इफेक्ट है, ये नॉर्मल पाई की तरह नहीं है। नॉर्मल पाई में दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, वो परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है वो, ये सेकेंडरी इफेक्ट है, ये परमानेंट इफेक्ट नहीं है। क्योंकि यहां पर एक एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को देता है और एक एटम अपना एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं देता, वो वैकेंट ऑर्बिटल देता है। इसलिए चीजों को अच्छे से समझिए, जरा ध्यान दीजिएगा। आप नाइट्रोजन, ध्यान से देखो, नाइट्रोजन के पास आपका लोन पेयर है और आपने इसको अटैच किया क्लोरीन से। क्लोरीन के किस ऑर्बिटल से? क्लोरीन में ध्यान से देखते जाओ, क्लोरीन के किस ऑर्बिटल से? 3s से नहीं, 3p के अनपेयर्ड से या पेयर्ड से? 3p5 होता है, तो आपने इसको अटैच किया है किससे? क्लोरीन के अनपेयर्ड से नाइट्रोजन को अटैच किया, इस वाले से। ये आपका क्या है? लोन पेयर। ये क्या है आपका? लोन पेयर। और ये भी क्या है आपका? लोन पेयर। और बगल में कौन सा ऑर्बिटल है? सर वैकेंट 3d। बगल में कौन सा ऑर्बिटल है? सर वैकेंट 3d। वैकेंट 3d है सर। और आप इसी में तो लोन पेयर देने के लिए ना आ रहे हैं, इसके वैकेंट 3d में। आप अच्छे से सोचो, आप क्लासरूम में बैठते हो, आप क्लासरूम में बैठते हो, आप इलेक्ट्रॉन हो, ये सब लोन पेयर। ये ध्यान से सुनो, ये आपकी सीट है, आपका बेंच है, ये आपकी सीट है, ऑर्बिटल आपका बेंच है, ये आपकी सीट है, ऑर्बिटल आपका बेंच है, और उस पर बैठे हुए आप इलेक्ट्रॉन हो। ये आपके बगल का बेंच है जो खाली है, आपके बगल की सीटें हैं जो खाली पड़ी हुई है। ये आप क्या करते हैं अपने क्लासरूम में? बगल की सीट को देखिए गौर से। जब आप देखते हैं कि मेरे पास बैग है, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, तो आप अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपने सर पर के बोझ को कम करने के लिए, आपके बेंच पर स्पेस जितना लिमिटेड अवेलेबल है,
उस लिमिटेड स्पेस को यूज नहीं कर, मतलब उसमें आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आप अपना बैग उठा करके खाली बेंच पर रख देते हैं। अच्छे से सुनिएगा, आपने डेफिनेटली अपने बगल वाले बेंच पर या अपने ही बेंच पर खाली सीटों पर आपने वो रखा बैग। क्या आप ऐसा करते हैं कि बैग उठा के पीछे के 4 बेंच पे जाके रख देते हैं? आप ऐसा नहीं करते। क्या आप ऐसा करते हैं कि आप बैग उठा करके अपने टीचर के फ्रंट सामने में जाकर के वहां पे जाके रख देते हैं? ये भी नहीं करते। बैग कहां पे रखते हैं? आप अपना बोझ कहां पे रख करके कम करते हैं? आप अपनी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाते हैं? उस वैकेंट सीट को, उस वैकेंट ऑर्बिटल को इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि आपके रीच में है, जो कि आपके पहुंच में है। मेरी बातों को अच्छे से सुनिएगा, जो आपके पहुंच में है। तो ये वैकेंट है और ये लोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज और डीलोकलाइजेशन में जाता है, इसीलिए ये लोग डीलोकलाइजेशन में वैकेंट 3D को इस्तेमाल करेंगे। समझिएगा अच्छे से, डीलोकलाइजेशन ऑफ, ध्यान से, लोन पेयर्स टू किसमें? वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स। अच्छा सुनिएगा, आपने अपने बगल वाले बेंच पर जो खाली था, आपने अपने इलेक्ट्रॉन को, अपने लोड को, अपने बैग को वहां पे रखा। आप जानते हैं कि वो आपका नहीं है, वो किसी का सीट है। कोई आएगा तो उसको, उस सीट को लेने का हक उसके पास है, फिर भी आपने रखा क्योंकि आपने देखा वो खाली। बैक बॉन्डिंग तो सेकेंडरी इफेक्ट है। सेकेंडरी इफेक्ट मतलब कोई बच्चा अब क्लासरूम में एंटर कर रहा है, फील कीजिए सामने स्टेज पर टीचर, टीचर के बगल में एंट्री गेट, एकदम एंट्री गेट, टीचर के बगल में एंट्री गेट। आप सामने के फर्स्ट बेंच या सेकंड बेंच पर बैठे हुए हैं, वहां पर 2-3 सीट खाली थी, आपने अपना बैग बगल में रख दिया, पानी का बोतल रख दिया, स्कूटी की चाबी रख दी, जो जो आपके पास आप सब रख दिए वहां पे अगल बगल में, जितना चीज आपने रख दिया वो पूरा बेंच को ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, अब बाहर से कोई स्टूडेंट आया क्लासरूम में, थिंक इट, जब वो आया तो एक्चुअली बेचारे का वो, हाँ रूम नंबर 2, सचिन ठीक बोला, रूम नंबर 2। तो जो बाद में आया, भी प्रैक्टिकल, जो बाद में आया सेकेंडरी इफेक्ट, बैक बॉन्डिंग बाद वाला इफेक्ट है, वो ऑलरेडी गिल्ट में है कि आई एम लेट, वो ऑलरेडी गिल्ट में है कि मैं बाद में आया हूं। जो बाद में आ रहा है, तो आप अब अपने आप को उस स्टूडेंट की जगह मत रखिए जिसने अपना बैग, बस्ता, झोला, स्कूटी की चाबी, पानी का बोतल, जितने भी चीजें हैं आपने जो बगल में रखी, आप उस पर मत जाइए। अब आप वो स्टूडेंट बनिए जो बाद में आता है। आप वो बन के देख लिया, वो बनिए जो बाद में आता है। अब आप सोचिए आप ही बाद में आ रहे हैं, तो सामने के बेंच पर या पहले या दूसरे बेंच पर सीटें खाली है, कोई स्टूडेंट 2 बैठा हुआ है या 3 बैठा हुआ है और बुक रख दिया है, बैग रख दिया है, बॉटल रख दिया है। तो आप जब आते हो तो आपके मन में होता है कि यहां पे बैठ जाओ, इसको बोलो कि बहन जी बैग हटा लीजिए, भाई साहब बैग हटा लीजिए, इसको बोल सकते हैं अपन ऐसे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। क्या करते जरा सोचिए, उसको बोल ही नहीं पाते, नहीं बोल पाते, हम पीछे चले जाते हैं, हम ऐसा करते हैं। जबकि सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? सीट तो मेरी है, जो वहां बैठा हुआ उसने एक सीट के लिए एडमिशन लिया, आपने भी एक सीट के लिए एडमिशन लिया, तो सीट तो वहां पर जो वैकेंट है उसको आप ले सकते थे, फिर भी आप नहीं वहां लेना चाहते। क्यों नहीं लेना चाहते? आपको लगता है वो ऑक्यूपाइड है पहले से। क्या सोचो, यही ऑक्यूपाइड है, खाली जगह ऑक्यूपाइड है, खाली जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, ये लोग छेक रहा है, डिलोकलाइज करके वहां टहलने जा रहा है। बहुत सिंपल है, वहां टहलने जा रहा है। खाली खेत देखते हो, मैदान देखते हो, तुम क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर लेते हो, तो तुम ऑक्यूपाई कर रहे हो उसको। अच्छे से समझो, अब जब ये उस वैकेंट को आकर के उसको भरना चाह रहा है, वो नए स्टूडेंट वो जो आना चाह रहे हैं, उसको एक रिपल्सन महसूस होता है। क्या रिपल्सन? उसने जगह छेका हुआ है। उस रिपल्सन से अब देखो वो उस पर बैठना नहीं चाह रहा, लेकिन बैठना तो है क्योंकि उसी ऑर्बिटल वही खाली है, उसी में जाना ही है बैक बॉन्डिंग को।
अब मान लो वो आया और आपको बोला बैठने के लिए, अब आपको क्या बोलता है? कभी ये बोला है कभी आपको, या आप ही गए हो बाद में तो ऐसा बोले हो, सुनो खिसक जाओ आराम से, तुम एक सीट का एडमिशन लियो, एक पर बैठो दूसरा खाली करो, ऐसा नहीं बोलते हो, आराम से बोलते हो थोड़ा सा सुनिए ना, खिसकिएगा ना उधर, बड़ा प्यार से बोलते हो, थोड़ा खिसकिए ना उधर। तो जब ये आप करते हो, सेकेंडरी इफेक्ट है आपका, तो वो थोड़ा सा हल्का सा बेचारा खिसकेगा नहीं, शरीर आधा इधर घुमाएगा, नीचे वाला पोर्शन वहीं पे जमा हुआ है, मतलब एक्टिंग करेगा कि हम खिसक रहे हैं। थोड़ा सा जगह आपको मिला, थोड़ा सा जगह बेंच पर मिला, आप किसी तरह बैठे, अब आप कोशिश करते हो थोड़ा खिसकाने की, मतलब आप जगह ऑक्यूपाई करने के लिए देखो कितना जद्दोजहद कर रहे हो, जबकि वो ऑर्बिटल आपका है, वहां बैठना आपका हक है। आप उसको बोल रहे हो थोड़ा खिसकिए, वो 1 इंच 2 इंच थोड़ा हिला, आप वहां पर जो आप बैठने की कोशिश कर रहे हो बैठ नहीं पा रहे हो, थोड़ा एफर्ट लगा रहे हो बैठ नहीं पा रहे हो, थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा सा हल्का फुल्का खिसकेगा, लेकिन अभी नहीं बैठ पा रहे हो, सेकेंडरी इफेक्ट है। इसीलिए पूरे मतलब आपको ये रिपल्सन फील होगा कि वो खाली जगह हम ऑक्यूपाई कर सकते थे, मेरा हक है, लेकिन वो आपको रिपल्सन फील होगा कि हमको बैठने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हम सेकेंडरी इफेक्ट पर आए हैं। तुम बैठे हो कि खड़ा हो कंफ्यूजन रहोगे, राम बेंच पर लखन हवा में, जाने दे बात को, मतलब तुम सही से ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है। ध्यान दो, ये जो है इसको रिपेल कर रहा है, किसको, मतलब आप क्या बोलोगे, डिलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर restricts the back bonding to an extent, एक हद तक तो उसको रोक ही देता है, नहीं होने देता, या बहुत जैसे आप दूसरे को बैठने नहीं दिए, एक हद तक जैसे आप दूसरे को नहीं दिए या आपको कोई बैठने नहीं दिया, वो इक्विलिब्रियम में हो, तुम बैठे भी हो और आधा जो है हवा में हो, तो वही वाला फेज है, मतलब ये बैक बॉन्डिंग इसलिए इनफेक्टिव हुआ। जरा आप ध्यान दो, अब चीजों को तो अच्छे से हम समझ गए, लेकिन इसको एक शॉर्ट वे में हम आपको क्लियर करते हैं। जब भी बैक बॉन्डिंग हो, जिधर बैक बॉन्डिंग होनी है, अगर वहां पर पहले से लोन पेयर मौजूद है, अगर पहले से वहां लोन पेयर मौजूद है, वो आपको बैक बॉन्डिंग अच्छे से करने नहीं देगा। आप कितना भी ट्राई कर लो, वो बैक बॉन्डिंग सही से करने नहीं देगा। और फिर आप N2 N2 करो कि N2 N3 करो कि N2 N4 करो, वो बैक बॉन्डिंग आपका इनइफेक्टिव हो जाएगा। दिस इज कंक्लूजन। बहुत मेहनत से चीजों को ढूंढे थे, क्योंकि मेरा ना टीचिंग के शुरू के 12-13 साल तक ये कंफ्यूजन, 12-13 तो नहीं बोलेंगे, 10 साल तक ये कंफ्यूजन रहता था कि NCl3 आखिरकार प्लेनर क्यों नहीं है। 2p पाई 3d पाई बहुत अच्छी बैक बॉन्डिंग होती है। हमने बहुत टीचर्स से, बहुत से, आप जितने का नाम जानते हो, ऑथर जो लोग जानते हो, हमने बहुतों से डिस्कस किया हुआ, लेकिन किसी के पास इसका सही जवाब, बहुत बढ़िया जवाब नहीं था। लिप्ट्रॉट GF एक जनरल केमिस्ट्री की बुक आती है, किसी तरीके से मेरे हाथ वो कभी लगी थी, अब वो बुक मिलती भी नहीं है। लिप्ट्रॉट GF में मैंने इस कंक्लूजन को बहुत अच्छे से पढ़ा था और फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल पे लगाया, तो लिप्ट्रॉट GF में एक हिंट के तौर पे था, बहुत सारे मॉलिक्यूल में जब लगाया तो ये कंक्लूजन मेरा बहुत क्लियर आया, और फिर उसको मैंने एग्जाम्पल के साथ जिया, एग्जाम्पल के साथ फील किया कि वाकई जो सेकेंडरी इफेक्ट होता है ना, वो एक गिल्ट वाला इफेक्ट होता, तो जो पहले से इंगेज किए हुए ऑर्बिटल को वो रेस्ट्रिक्ट करेगा, उसके बैक बॉन्डिंग के एक्सटेंट को थोड़ा सा रोकेगा। इसीलिए ये बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं होगी, वीक होगी। तो जरा देखोगे ठीक से, ये पाई भी बना और लोन पेयर भी रह गया, दोनों की इक्विलिब्रियम में रह गया। वही बात, तू ना बैठ पाए ना खड़ा रह पाए, पाई भी बना और ये तो कंप्लीट पाई नहीं हुआ, तो इसको अपन डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बोलते हैं। ऐसे केस को, ऐसे चीजों को हम लोग डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बोलते हैं। बैक बॉन्डिंग भी बोलोगे, जब ये 2p पाई 3d पाई इस तरह का सिचुएशन हो तो इसको डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी बोलोगे, या 2p पाई 3d पाई इनइफेक्टिव बैक बॉन्डिंग भी बोलोगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई,
हाइब्रिडेशन sp2 नहीं हो पाया, हाइब्रिडेशन sp3 ही रह गया, और इससे प्लेनर नहीं हो पाया, पिरामिडल ही हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है हमने इसको काटा क्यों? क्योंकि आपने इसको इफेक्टिव लिखा और आपने उसको कंप्लीट डिलोकलाइज करके प्लेनर कर दिया। ऑर्डर की बात नहीं है, ऑर्डर में प्लेनर लिखा हुआ इसलिए मैंने काटा, आपका प्रोसेस गलत है। अब आंसर क्या होगा बॉन्ड एंगल का? आंसर में तो अभी भी यही सबसे बड़ा होगा, इसलिए क्योंकि एक तो यहां मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्सन है, थोड़ा डबल बॉन्ड का रिपल्सन है, एक ये पॉइंट है। डबल बॉन्ड का रिपल्सन थोड़ा ज्यादा होता, हमने बार बार पढ़ाया है आपको। सिंगल बॉन्ड का रिपल्सन कम होता, मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्सन थोड़ा ज्यादा होता, डबल ट्रिपल बॉन्ड का रिपल्सन और ज्यादा होगा। तो थोड़ा सा वो रिपल्सन, सबसे बड़ी बात है ग्रुप रिपल्सन। तो ओवरऑल NCl3 तीनों में ज्यादा है, बट प्रोसेस को समझो, प्रोसेस ये है ना कि प्रोसेस ये है। तो बॉन्ड एंगल का फाइनल आंसर NCl3 greater than NH3 greater than NF3, but NCl3 is still pyramidal, not planar. Hybridization of nitrogen is sp3 ना कि sp2। तो ये आपका क्या अच्छे से क्लियर हुआ? ये वाला एग्जांपल बढ़िया से क्लियर हुआ? यस और नो जवाब दीजिए। खूब अच्छे से क्लियर किए चीजों को, इनइफेक्टिव कैसे हो गया? या किसी को डाउट है तो पूछ भी सकते हो इसमें सवाल। अब लाइक्स दबाते जाओ यार, अब समझ में आ रहा है तो। गुड। चलो सभी लोगों ने लिखा यस। चलो आप फिर इस बात पे लगे हाथ, स्क्रीनशॉट लीजिए चीजों का, फिर इसको कंक्लूड करके लिखते हैं आप स्क्रीनशॉट। आ जाइए। अब बोलोगे कि सर इससे पहले आप जितने एग्जाम्पल लिए हैं, सर किसी भी एग्जाम्पल में आपने ऑर्डर लिखाइए तब कट क्यों किए? अच्छा हाँ, चलो पुष्पांजलि पूछी है कि सर ऑर्डर लिखाइए तब कट क्यों किए? मेरी मर्जी, काटेंगे हम। मुर्गा दुकान वाला मुर्गा कटने से पहले पूछता है रे कट क्यों किए? अरे बोतल वहां पे प्लेनर लिखा हुआ था इसलिए कट किए, और तुम आंसर कुछ भी ले आओ, आंसर लाने का प्रोसेस गलत है तो गलत है, दैट्स इट। ऐसा क्या है उसमें? समझ में आ गया होगा। चला जा, देख बेटा ठीक से। मैंने बोला कि सो बॉन्ड एंगल पहले बॉन्ड एंगल क्लियर कर दो, क्या ऑर्डर आएगा? NCl3 NH3 NF3। इन दोनों में क्या लगेगा? बेंड्स रूल। और यहां पे क्या लगा? यहां ग्रुप रिपल्सन। और दूसरा पॉइंट क्या बोला? एंड मल्टीपल बॉन्ड रिपल्सन। ये दो चीजें इसमें, ठीक है। sp3 हाइब्रिडेशन में बेंड्स रूल को याद कीजिए, हमने बताया था कि जब भी sp3 हाइब्रिडेशन हो तो वहां पर क्लोरीन के ग्रुप रिपल्सन को हम लोग अज्यूम करते हैं। याद कीजिए, हमने पढ़ाया था कि जब भी sp3 हाइब्रिडेशन हो, बेंड्स रूल में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ, तो क्लोरीन का ग्रुप रिपल्सन अज्यूम होता है। तो चलो ये वाला क्लियर हो गया, ये वाली बात क्लियर। हमने ये चीज बोला आपसे कि सर इससे पहले वाले जो एग्जांपल्स लिए गए हैं, कहां किसी एग्जांपल में हमने इनइफेक्टिव देखा? आपने इससे पहले क्यों नहीं देखा? आप जितने भी एग्जांपल लिए हो सबको गौर कर लो, किसी में भी जिधर इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहा था उधर लोन पेयर नहीं था। गौर करो, तुमने एग्जांपल लिया BF3 में
फ्लोरीन के पास था और ये जा रहा था, बोरॉन के पास नहीं था। तुमने एग्जांपल लिया है NSiS3 नाइट्रोजन सिलिकॉन के तरफ लोन पेयर जा रहा था और सिलिकॉन के पास कोई लोन पेयर नहीं था। हम लोगों ने जिस तरह का एग्जांपल लिया है वो यही था। एग्जांपल लिया था SiX3NCOS, नाइट्रोजन का लोन पेयर किधर गया, सिलिकॉन की तरफ, और सिलिकॉन के पास कहीं भी लोन पेयर नहीं था, इलेक्ट्रॉन पेयर पहले से नहीं है। और अभी जो आपने एग्जांपल लिया, क्या लिया, NCl3, इसमें क्या हो रहा है, क्लोरीन की तरफ जा रहा है और क्लोरीन के पास पहले से क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर। इसीलिए ये इसको, जब ये आएगा तो ये इसको रोकेगा, दोनों रोकेगा, इसलिए इनइफेक्टिव हो जाएगा और इधर इन सारे केसेस में इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग। अब तो चीजें आपकी क्लियर हो ही गई होंगी अच्छे से। इधर सारे केसेस में इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग था और इधर इनइफेक्टिव हो। तो आगे से इन चीजों का हम लोग पूरे तरीके से ख्याल रखेंगे। आइए नेक्स्ट एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन नंबर 9 देखिएगा। एप्लीकेशन लेते हैं फिर थोड़ा दूसरे तरह का, SiF4 वाला ले लें। चलो पहले ये ले लेते हैं, C ये वाला ले लेते हैं, PF3 बॉन्डिंग। देखो इजी वाला ले लेते हैं, PF3 बॉन्डिंग। अब फिर से बनाएंगे, नो बैक बॉन्डिंग। बताओ PF3 में बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं, जल्दी से यस और नो। PF3 में बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं, जल्दी से यस और नो, जल्दी जल्दी। PF3 में बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं, जल्दी। कोई लिख रहा होगा, जिसने लिखा होगा, सौरभ ने लिखा होगा, जिसने लिखा होगा वो ये लिखो कि किधर से किधर होगा, मतलब सॉरी कौन सा होगा, 2p होगा, 3p होगा, क्या होगा, किस तरीके का होगा। सौरभ कुमार ने लिखा लेस इफेक्टिव, आनंद नो, प्रभात नो, ईशा ने लिखा होगा। तो होगी अगर तो किधर होगी, ये भी लिखिए अब, मतलब कौन सी बैक बॉन्डिंग होगी, उसका नाम। रंजीत ने नो, सचिन ने नहीं, संतोष ने नहीं, सौरभ ने इनइफेक्टिव होगा, उमेश नो, प्रिंस नो, अभिनव इनइफेक्टिव होगा, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है। स्वतंत्र होगा, अयानथर होगा, सुभाष नो, शरीफ इनफेक्टिव होगा, टू पी 3D। सौरभ राज ने जवाब लिखा है 2p3D इनइफेक्टिव, 2p3D इनइफेक्टिव। चेक करते हैं, अब देखते हैं। हर्ष प्रताप ने लिखा इनइफेक्टिव होगा, आनंद कुमार इनइफेक्टिव होगा 2p3D, हीरालाल शाह इनइफेक्टिव होगा। अगर होगी तो कौन सी होगी बैक बॉन्डिंग, हमने ये पूछा, 2p3D इनइफेक्टिव। चलिए हम सॉल्व करते हैं। सोनू भी 2p3D, सुफियान आलम इनइफेक्टिव होगा, अनिकेत सुरभि 2p3D इनइफेक्टिव, फ्लोरीन के पास लोन पेयर। हाँ डेफिनेटली सही बोला। बैक बॉन्डिंग जिसने नो लिखा है वो तुरंत देख लेते हैं, एक बार में देख लिए कि फ्लोरीन के पास पेयर है, तो जिधर जा रहा है इधर नहीं, मतलब इधर वैकेंट नहीं। डायरेक्ट इस तरह से आप देख लीजिए, आप ये नहीं देखे कि फ्लोरीन की तरफ से फास्फोरस की तरफ जा सकता है। फ्लोरीन के पास लोन पेयर है 3, ये इधर जा सकता है, 2p से निकलेगा और यहां 3D खाली है, 2p पर 3D पे
पाई, 2p से निकला और 3d में गया, इनइफेक्टिव बैक बॉन्डिंग। क्यों इनइफेक्टिव? यही वाला केस, जिधर जा रहा है उधर पेयर। अब आप समझ गए होंगे अच्छे से। और जब बैक बॉन्डिंग इनइफेक्टिव हो, आप पहली बात इन दोनों में इसका मतलब बेंड्स रूल नहीं लगा पाएंगे। आपको याद कीजिए, बेंड्स रूल हमने कब मना किया आपको? जब या तो क्राउड हो जाए, ग्रुप रिपल्सन हो जाए, और या नहीं तो बैक बॉन्डिंग हो जाए। इन दोनों सिचुएशन में बेंड्स रूल अपन नहीं लगाते, हमने क्लियर आपको समझाया था। या तो क्राउड हो जाए या ग्रुप रिपल्सन हो जाए, इस सिचुएशन में बैक बॉन्डिंग बेंड्स रूल हम लोग या तो क्राउड हो जाए या फिर बैक बॉन्डिंग हो जाए, इन दोनों सिचुएशन में बेंड्स रूल नहीं लगाते हैं। तो यहां आप बेंड्स रूल नहीं लगा सकते। अब क्या लगेगा? तो बैक बॉन्डिंग की वजह से कुछ तो मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ना जी, कुछ तो मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। इसका लोन पेयर वहां पे, यहां पार्शियल मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। इनइफेक्टिव है लेकिन थोड़ा सा आएगा, और मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर जब आया तो मल्टीपल बॉन्ड रिपल्सन होगा, और मल्टीपल बॉन्ड रिपल्सन से एंगल थोड़ा बढ़ेगा। मल्टीपल बॉन्ड रिपल्सन से थोड़ा सा एंगल बढ़ेगा बेटा। इसीलिए फाइनली अपना जो बॉन्ड एंगल है वो है px3 से ज्यादा pf3। इसमें एंगल 90 डिग्री 4 होता है, याद होना चाहिए, और इसमें एंगल 98 होता है। px3 से बॉन्ड एंगल ज्यादा है, pf3 की बॉन्ड एंगल ज्यादा है। उम्मीद है बहुत अच्छे से ये आप सीखे होंगे। बढ़िया एक एग्जांपल फिर से हमने लिया, px3 से pf3 ज्यादा। pf3 में हाइब्रेशन 100 के अराउंड है, सॉरी एंगल, इसलिए हाइब्रेशन डिफाइंड होगा, लेकिन यहां पर हाइब्रेशन डिफाइंड नहीं होता क्योंकि एंगल 90 के अराउंड है। आपको पढ़ाया हुआ है, इसको मैं दोबारा नहीं छेड़ने वाला। आप स्क्रीनशॉट लें, फिर अच्छे एग्जांपल की तरफ जाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। लगभग सब लोगों ने जवाब दिया है OCl2 H2O OF2। एक आध लोग थोड़ा सा अलग तरीके से लिखे। हीरालाल साहब 321, के कुमार 312, सोनू 321, अतुल OCl2, ज्यादा लोग OCl2 H2O OF2 लिखे लेकिन अतुल अलग लिखा। अभिनव ने जवाब नहीं भेजा है अभी, अभिनव जवाब भेजो। सुरभि तुम्हारा भी जवाब नहीं आया बेटा, भेजो। आकृति तुम्हारा भी जवाब नहीं आया है। इंद्रसेन पता नहीं कुछ दिन से गायब ही है। सुरभि का 312। संदीप का है 321। चलो 312 मोस्टली लोगों ने दिया। आ जाओ इस एग्जाम्पल में। ये एग्जाम्पल AIPMT का पूछा हुआ है, ईयर तो नहीं बता पाएंगे लेकिन 2002 के पहले का पूछा हुआ, 2002 के पहले का। IIT का ये एग्जाम्पल 96, 97 या 98 इसी 2-3 साल के टाइम में पूछा था। इसमें एक और एग्जाम्पल जुड़ा हुआ था ClO2। आज अच्छे से सीखो। ClO2 देते तो शायद आपके लिए मुसीबत हो जाती। अच्छे से एग्जाम्पल को सीखो। तो H2O सबका पहले हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और बैक बॉन्डिंग चेक करेंगे। तो बैक बॉन्डिंग नहीं है, अगर बैक बॉन्डिंग नहीं है देखते जाओ अच्छे से, तो हाइब्रेशन ऑक्सीजन का sp3 हुआ। sp3 में एंगल 109 डिग्री का राउंड होता है, अपने को याद भी है इसका एंगल 104.5, हमने बोला था याद रखो। OF2
OF2 में भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, ना ये इधर जा सकता है और ना इसका पेयर इधर आ सकता है, क्योंकि उसके पास भी वैकेंट नहीं है। तो यहां भी नो बैक बॉन्डिंग। देखते जाओ, यहां भी नो बैक बॉन्डिंग। अब आ जाओ, तो हाइब्रिडेशन यहां भी सेंट्रल एटम का sp3। अब लो OCl2। अब यहां पर बेटा बैक बॉन्डिंग है, यहां से यहां है, लेकिन 2p से जाएगा 3d में तो इनफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि सामने जिधर जा रहा है उधर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पहले से। लेकिन बैक बॉन्डिंग तो होगी, तो जब भी इनफेक्टिव होगी तो इस पेयर को हाइब्रिड लेंगे कि अनहाइब्रिड, सोच के बताओ, यस और नो, हाइब्रिड और अनहाइब्रिड। अगर ये इनफेक्टिव बैक बॉन्डिंग है तो इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन sp2 होगी या sp3, मेरा ये सवाल है, sp2 या sp3, sp2 या sp3 क्या हो? चलो पुष्पांजलि ने एक और जवाब भेज दिया 4312। खैर देखते हैं। पहले मेरा सवाल ये है, ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन यहां sp2 या sp3? अनमोल sp2, जूली sp3, रिजवी sp3, कन्हैया sp2, प्रिंस sp2, केसरी अंकित sp3, गुंजा sp2, सचिन sp2, सौरभ sp3, सुरभि sp3, प्रभात sp3, स्तुति sp3, ज्यादा लोग sp3 हैं, शिवानी sp2, ईसा sp3, स्वतंत्र sp3, सुफियान sp3, खुशबू sp3, सब लोग sp3 हैं, कोई कोई बीच में sp2 है, जैसे हीरालाल सा sp2। देख भाई, यदि ये इनफेक्टिव बैक बॉन्डिंग है तो कितनी बार आपको सिखाया है, इसका मतलब ये कंप्लीट डिलोकलाइज नहीं हो पाएगा, तो वो हाइब्रिड में काउंट होगा। अभी NCl3 में नाइट्रोजन का क्या हाइब्रिडेशन लियो? sp3, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर इफेक्टिवली बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, इसलिए हाइब्रिडेशन sp3 होगा, sp2 नहीं होगा। देखते जाओ, तो ये 3 का हमने ड्रॉप कर दिया, sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। अब चौथा है ClO2। आ जाओ ClO2 की दुनिया में, ClO2 की दुनिया में ध्यान से देखो, Cl डबल बॉन्ड O, 2 2 4 2 6 1 7। अच्छे से देखो, ठीक से देखो, ClO2 क्लोरीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 2 4 2 6 1 7, एक अनपेयर्ड बचा, ClO2 पैरामैग्नेटिक हो गया एक अनपेयर्ड से। अच्छे से देखो, एक्चुअली ये ClO2 में हाइब्रिडेशन आपको लगता होगा कि sp3 है, 1 2 3 4, लेकिन ये sp3 नहीं है, sp2 हाइब्रिडेशन। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें हाइब्रिडेशन में नहीं जाता। हम क्लियर कर रहे हैं, प्लीज ध्यान दें। होता क्या है, ध्यान से देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सामान्य तौर पर हाइब्रिडेशन में तब जाता है, ठीक से सुनोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सामान्य तौर पर हाइब्रिडेशन में तब जाता है जब उसको हम लोग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम से जोड़ते हैं। ये बेंट्स रूल ही है। बेंट्स रूल में क्या कहते हो आप, कि अगर किसी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है तो उसको हाइब्रिडेशन में, जैसे डी ऑर्बिटल को आप बोलते हो डी ऑर्बिटल, अच्छे से सुनोगे जी, ठीक से सुनो, फिर से रिपीट कर रहे हैं। आपने पढ़ा था एक टॉपिक, इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल इन हाइब्रिडेशन। आपने वहां यह पढ़ा था कि डी ऑर्बिटल की एनर्जी काफी ज्यादा होती है, इसीलिए डी ऑर्बिटल को s और p के साथ हाइब्रिडेशन में नहीं लिया जा सकता। बहुत अच्छे से पढ़ा, sp2 अच्छा है, sp अच्छा है, sp3 अच्छा है, sp3 डाउटफुल था। तो आपने पढ़ा कि d को अपन हाइब्रिडेशन में ला सकते हैं तब जब d की एनर्जी को कम कर ले। अब d की एनर्जी कम करने के लिए d का डिस्टेंस कम करना था, ऑर्बिटल का रीजन नजदीक लाना था, तो आपने जोड़ दिया हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
जब टर्मिनल पे लगा दिया हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के खींचने की वजह से इस सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ते चला गया और इसका डी नजदीक आ गया, एनर्जी लोअर डाउन हो गई और वो हाइब्रिडेशन में चला गया। आपने ये पढ़ा है बहुत अच्छे से, आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है कि डी ऑर्बिटल को एनर्जी लो डाउन करने का तरीका क्या होता है कि उस पर उसका कॉन्ट्रैक्शन करवाओ, और कॉन्ट्रैक्शन के लिए सेंट्रल एटम को हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम से जोड़ दो। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। तो अगर आप सेंट्रल एटम को टर्मिनल हाई से जोड़ दोगे तो वो भी तो कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा, उसकी भी एनर्जी लो होगी और वो भी हाइब्रिडेशन में जाएगा। अदरवाइज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी बहुत हाई होती है। आपने पढ़ा होगा कार्बन फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के मौजूदगी के कारण अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी काफी ज्यादा होती है, इसीलिए वो हाइब्रिडेशन में नहीं जाना चाहेगा। तो ये हाइब्रिडेशन में नहीं जाना चाहेगा, लेकिन हाइब्रिडेशन में क्यों जाएगा? इसलिए जाएगा हाइब्रिडेशन में क्योंकि टर्मिनल पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसा ही होता है हमेशा, जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और टर्मिनल पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडेशन में जाता है। आप ये याद दिलवा देंगे तो एक क्लास मैं उस पर डिस्कशन में ला दूंगा। कौन सा? हाइब्रिडेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, एक दिन पढ़ा देंगे उसको स्पेशली। कभी याद दिला दोगे, पढ़ा देंगे एक दिन। तो आ जाओ, इस केस में इसको जाना चाहिए तो हाइब्रिडेशन sp3 जाना चाहिए, लेकिन ये अकेला केस है जहां नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता? ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक्चुअली the unpaired electron delocalizes itself to vacant 3d orbitals and ClO2 thus gains extra stability. That's why ClO2 does not dimerize. इजी नहीं है, समझ ले भाई। Does not dimerize. While most of all odd electron molecules dimerize. ठीक से देख लो, बहुत आसान नहीं है, लेकिन पी ब्लॉक का बड़ा एरिया। क्वेश्चन में कंपटीशन में कई बार आया है। Often odd electron molecule gets dimerized, but ClO2 not. Why? प्रायः ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल डायमराइज कर जाते हैं जिसके पास अनपेयर्ड होते हैं, बट ClO2 नॉट। वाई? आप लोग ना NO2 के पास भी अनपेयर्ड हुआ, दो कोऑर्डिनेट कर दिया, पढ़ाया आपने, एक अनपेयर्ड डायमराइज होकर किसमें चला जाता है? N2O4। ClO3 डायमराइज होकर Cl2O6, सब पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। CH3 डायमराइज होकर C2H6। जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल आता है तो आप उसको डायमराइज कर देते हैं। OF देखो 9 8 17 9 + 8 17 ऑड है। O2F2 ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन कौन ऐसा है जो डायमराइज नहीं होता है? तो ClO2 does not dimerize, while most of all odd electron molecules dimerize easily. क्यों नहीं डायमराइज करता है? नहीं, ClO2 ClO3 Cl2O6 क्यों नहीं डायमराइज करता है? एक्चुअली इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इसके d ऑर्बिटल में, वैकेंट d में, उसी में डिलोकलाइज हो जाता है, इसलिए डायमराइज खुद को नहीं करता। इसी में इसकी स्टेबिलिटी फील होती है, अनपेयर्ड रह के स्टेबिलिटी फील होती है। तो ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक हुआ कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल आपके सिलेबस में पढ़ना है पी ब्लॉक में जो अनपेयर्ड रख करके ही अपने आप को स्टेबल फील करता है। जो पैरामैग्नेटिक ही रहेगा, अनपेयर्ड रहेगा, वो डायमराइज नहीं होगा। तो ऐसा आपके सिलेबस में एक ही मॉलिक्यूल है ClO2, वो डायमराइज ही नहीं होता। बाकी सारे के सारे अनपेयर्ड वाले डायमराइज हो रहे हैं, आपने देखा।
क्यों नहीं डायमेराइज हो रहा, बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट 3d ऑर्बिटल में डिलोकलाइज हो गए, इसलिए वो डायमेराइजेशन प्रोसेस में नहीं जा रहा। अब आगे आ जाओ, पॉइंट देखो ठीक से। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेज एक्सेप्ट टू वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स एंड ClO2 thus gains extra stability। तो ये नहीं हो रहा। तो अब यहां पर आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिखोगे, ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ये इसमें कन्वर्ट होगा। तो ये डिलोकलाइज चुकी हो गया, डिलोकलाइज टू 3d, इसीलिए ये अनहाइब्रिड हो गए, हाइब्रिड नहीं रह पाए। हाइब्रिड रहता तब जब ये डिलोकलाइजेशन में नहीं जाता, ये डिलोकलाइजेशन में जाके पाई कैरेक्टर ले आता है, इसीलिए ये रह गया अनहाइब्रिड। तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी sp2 ना कि sp3। आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जिनको समझ में अच्छे से आया ठीक है, जिनको नहीं आया वो सीधा सीधा ऐसे ध्यान रखें कि ClO2 का ये स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है ClO2 का। 118 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है, टू रिमेंबर, याद रखना होगा। और ClO2 डायमेराइज नहीं करता है। अब आइए अपने क्वेश्चन में चारों के बॉन्ड एंगल पर। क्वेश्चन में स्पष्ट हो गया कि यहां हाइब्रिडेशन sp2 है, तो इसका एंगल सबसे बड़ा होगा। अब बाकी बचा sp3 इन तीनों में। सो बॉन्ड एंगल देखते जाओगे जी। पहले क्लियर हो गया ClO2, क्यों? तो sp2 है। इसके बाद कौन? अब इन तीनों में यहां ग्रुप रिपल्सन भी है, क्लोरीन का sp3 में ग्रुप रिपल्सन हम लोग लेते हैं, यहां ग्रुप रिपल्सन भी है, सारा पी ब्लॉक पढ़ रहे हो। तो अगला नंबर है OCl2, अगला है H2O और फिर है OF2, क्योंकि इन दोनों में क्या लग जाएगा? बेंड्स रूल। तो मोस्टली लोगों ने सही जवाब दिया था, बस एक हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ClO2 118 डिग्री, OCl2 111 डिग्री, H2O 104.5 और OF2 102। उम्मीद है आप अच्छे से इस एग्जांपल को सीखे होंगे। इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो है ClO2 को सीखना। ClO2 का जानना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलो अगला जो एप्लीकेशन ला रहे हैं बॉन्ड एंगल। OCl2 ClO2 ClO2 माइनस A B C AIPMT 2012 AIPMT 2012। AIPMT के औकात से बाहर वाला क्वेश्चन था, फिर भी पूछा गया। मतलब सामान्य तौर पर नहीं पूछा जाता है ऐसा, थोड़ा सा कह सकते हैं कि ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पूछ दिया, फिर भी आप सॉल्व कीजिए पूछा हुआ क्वेश्चन। पहला जवाब आया के कुमार 231।
सुरभि कुमारी 312, प्रभात सिंह 312, सौरभ 231, रिजवी 213, रंजीत 231, कन्हैया 312, 321, प्रीति BAC ही जवाब देना चाहिए, इसी तरह से करके देना चाहिए। 1 2 3 तो हम लिखे भी नहीं है, पता नहीं क्या लिखते थे। सोनू 213, संदीप 312, जूली BAC, प्रिंस 321, हीरालाल 231, अभिनव 213, प्रिंस 213, हर्ष प्रताप BAC, अतुल BCA, नीलमणि 213, अभिषेक BCA, मुस्कान कुमारी BAC, सुरभि कश्यप BAC और ईशाराज 231। सुरभि का है BAC, टू थ्री वन। स्तुति BCA, अंकित प्रिया सी चेंजिंग हर आंसर BAC, प्रशांत BCA, सचिन 231, पुष्पांजलि BAC, शिवानी BAC। अनमोल तुम्हारा जवाब नहीं आया है। खुशबू 231, अनमोल ACB। अरे वो ACB तो संभव ही नहीं है, अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे। ये दोनों में तो ये बड़ा होगा, ये तो तय है, ये sp2 है, ये sp3 है। चलो आ जाओ, लेट मी सॉल्व। ध्यान दीजिए, आ जाइए, देखिएगा। OCl2 हमने क्लियर कर लिया, यहां हाइब्रिडेशन sp3 है क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग 2p पाई 3d पाई इनइफेक्टिव है। हमने ये क्लियर किया, तो हाइब्रिडेशन sp3। और हाँ, यहां ग्रुप रिपल्सन है प्लस एक ग्रुप रिपल्सन फैक्टर है OCl2। सेकेंड एग्जांपल था ClO2। हमने क्लियर कर लिया कि इसको याद ही रखना है कि ClO2 हम ऐसे भी बना सकते हैं, 2 2 4 2 6 1 7, या हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों स्ट्रक्चर सेम है और इसमें हाइब्रिडेशन sp2 है और बॉन्ड एंगल 180। ये तो हमने याद ही रखा हुआ, ये तो बेटा आप याद ही रखिएगा। अब अपनी लड़ाई है ClO2 माइनस से। ClO2 माइनस की जब बात है, Cl डबल बॉन्ड O, एक O और है लेकिन माइनस के साथ, माइनस पर 3 लोन पेयर और यहां 2 लोन पेयर। क्लोरीन 2 1 3 2 5 2 7। अच्छे से देखो, 2 1 3 2 5 2 7। अब ये रेजोनेंस होगा, यहां रेजोनेंस है, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, यहां कोई बैक बॉन्डिंग नहीं, ये कंप्लीट अपने आप में एक रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, नो बैक बॉन्डिंग, यहां बैक बॉन्डिंग नहीं। अच्छे से देखो, तो सवाल है हाइब्रिडेशन क्लोरीन का क्या हुआ।
1 2 3 4 बैक बॉन्डिंग में वो तो निकल नहीं सकता है sp3, क्योंकि ये तो इधर आ ही नहीं सकता ना, सवाल ही नहीं, इधर रैकेट तो है नहीं, ये रेजोनेंस हुआ, वो नीचे आ ही नहीं सकता, तो sp3। तो एक तो क्लियर हो गया कि अब ClO2 सबसे बड़ा है, क्योंकि यहां सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहां सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एंड हियर द सेंट्रल एटम इज वंस अगेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये तो क्लियर हो गया कि ये तो पूरा क्लियर हो गया कि ये सबसे बड़ा होगा। अब इन दोनों की लड़ाई, इन दोनों, यहां भी sp3, यहां भी sp3, OCl2 वर्सेस ClO2 -2। अच्छे से देखो, ठीक से बेटा, इसके पास ना सबसे पहले 2p पाई 3d पाई इनइफेक्टिव बैक बॉन्डिंग है, इसके पास ना ग्रुप रिपल्सन है। ध्यान से देख, बहुत बड़ा चीज क्लियर होगा। बोलोगे सर इसके पास तो मल्टीपल बॉन्ड रिपल्सन है, जो उसके पास है भी नहीं। मल्टीपल बॉन्ड रिपल्सन है, क्लियर है, क्लियर डबल बॉन्ड है एक जगह और एक जगह ये सिंगल बॉन्ड है, तो इसके पास तो मल्टीपल बॉन्ड रिपल्सन है, यहां तो मल्टीपल बॉन्ड है भी नहीं, या बैक बॉन्डिंग से इफेक्टिव मल्टीपल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा, यहां तो क्लियर है, तो सर यहां एंगल ज्यादा होना चाहिए, ये भी किसी को लग सकता है। किसी का भी ध्यान आंसर सही हो गया हो, उस फैक्टर पर नहीं जा पाया जो सबसे बड़ा डिसाइडिंग यहां फैक्टर है, किसी का नहीं गया। ये सेकेंड पीरियड सेंट्रल एटम, और ये थर्ड पीरियड सेंट्रल एटम। आपको तो बहुत अच्छे से पढ़ाया है हमने कि सेकेंड पीरियड सेंट्रल एटम एंगल बड़ा रखेगा, मतलब यहां बीपी बीपी रिपल्सन ज्यादा होगा, क्योंकि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट का साइज छोटा, तो बॉन्ड करीब, रिपल्सन ज्यादा। इतने अच्छे से तो हमने पढ़ाया था, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि सेकेंड पीरियड सबसे बड़ा इफेक्टिव बड़ा फैक्टर, मतलब डिसाइडिंग फैक्टर यही है यहां। आप याद कीजिए ना, आपको हम थोड़ा याद दिला दें, जब आप अमोनिया में होते हैं सेकेंड पीरियड में तो एंगल 107 पे होते हैं, और थर्ड पीरियड pH3 में आते हैं तो अचानक एंगल 94 हो जाते हैं। आपको और क्या याद दिलाए, जब आप H2O में होते हैं सेकेंड पीरियड में तो एंगल 104.5 होते हैं, और जब आप H2S में आ जाते हैं तो 92.2 हो जाते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, सेकेंड पीरियड का जब भी होता है वहां पर बीपी बीपी रिपल्सन ज्यादा होता है, बॉन्डिंग भी क्लियरली हो ज्यादा मिलेगा, तो अपना जो फाइनली आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे ज्यादा sp2 ClO2, फिर उसके बाद सेकेंड पीरियड के रिपल्सन के कारण OCl2, यहाँ sp3 है, यहाँ sp2 है, और उसके बाद ClO2 माइनस। ग्रुप रिपल्सन भी काम किया, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का होना काम किया, क्योंकि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट छोटा साइज होता है, तो छोटे साइज के अराउंड जो बॉन्ड होगा तो बीपी बीपी रिपल्सन ज्यादा होगा, इसीलिए इसका क्लियर हो गया कि OCl2 ग्रेटर देन ClO2। तो जिन लोगों ने आंसर लिखा BAC उनका करेक्ट है, या जिन लोगों ने भी आंसर लिखा 2 1 3 उनका करेक्ट है। कुछ लोगों ने लिखा 2 तो ज्यादा किया, बट उसके बाद 3 और 1 कर दिया, थोड़ा सा आप चूक गए, आप ध्यान नहीं दे पाए सेकेंड पीरियड वाले को। इनऑर्गेनिक में सीक्वेंस बनना बहुत जरूरी है, अगर आप पीछे की चीजें मिस किए हुए तो गड़बड़, ये सब छोटी छोटी चीजें मिस करेंगे, कभी वैकेंट ऑर्बिटल आपका गड़बड़ाएगा, कभी आप सेकंड पीरियड की वजह से रिपल्सन मिस कर देंगे, इसलिए इनऑर्गेनिक में सीक्वेंस में पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, छोड़ेंगे नहीं, एक एग्जांपल, एक पेज और डिस्कस करेंगे हम लोग, लास्ट पेज। बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, अच्छे से लो। OCH3 होल 2
SiS3 होल 2। आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है और हाइब्रिडाइजेशन भी लिखना है दोनों में। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। बॉन्ड एंगल एंड हाइब्रिडाइजेशन जल्दी। कुछ पूछे भी क्या सर, इतना सोच ही नहीं पाते हैं। नहीं सोच पाइएगा ना, क्लासेस रेगुलर कीजिएगा, सब सोच लीजिएगा, और जब आप सोच ही लीजिए तो फिर मेरी जरूरत क्या है। लेकिन हाँ, एप्लीकेशंस जो एक बार सीख गए वो एप्लीकेशन फिर गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में वही आएगा जो लास्ट में करवा रहे हैं, कितना भी ज्यादा पूछ दिया जाए तो। सारे आप पी ब्लॉक पर हैं, टोटल पी ब्लॉक, और सारे 12th वाले एरिया में से। डेफिनेटली आईएससी में ऐसी चीजें पूछ देगा तो बवाल हो जाए, दंगे फसाद सब हो जाए। +2 में नहीं पूछे जा सकते ये सारी चीजें। जूली sp3 sp2, संतोष sp3 sp2, के कुमार sp3 sp2, टू ग्रेटर देन 1। हाइब्रिडाइजेशन भी लिखिए, मोनिका sp2 sp3, शिशुरंजन 2 ग्रेटर देन 1 और sp2 ग्रेटर देन sp3। चलिए आइए, ठीक है, ज्यादातर लोगों ने सही लिखा। OCH3
CH3। अब इस पे 2 पेयर है आपका, यहां भी 2 है, पहले वाले में बैक बॉन्डिंग नहीं है, दूसरे वाले में है, 2p से जाएगा और 3d में जाएगा, और इस बार यहां कोई लोड पेयर नहीं है इसलिए इफेक्टिव होगा। जब इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग हुआ वो लोन पेयर कंप्लीट डिलोकलाइज होगा, इसलिए सही लिखा है हाइब्रिडेशन ऑक्सीजन का इस केस में sp2 हो जाएगा और इस केस में हाइब्रिडेशन ऑक्सीजन का sp3 रह जाएगा, तो बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा हो जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, H2S और SF2 बॉन्ड एंगल जल्दी बताइए। H2S और SF2 बॉन्ड एंगल, H2S एंड SF2 बॉन्ड एंगल कंपेयर करना जल्दी। One, two greater than 1, 2 greater than 1, so the SH2 greater than SF2, Raviraj 2 greater than 1, Sandeep 1 greater than 2, SF2 greater than H2S, SF2 greater than H2S। ठीक है, चलिए देखिए H2S में एक बार फिर से बैक बॉन्डिंग नहीं है, SF2 में बैक बॉन्डिंग है, सिंपल है, इधर से इधर नहीं है, इधर से इधर ये नहीं है, 2p से निकलेगा और 3d में जाएगा, अलग बात है इफेक्टिव है लेकिन है, तो आप बेंच रूल तो लगाएंगे नहीं, अगर आप लगा दिए बेंच रूल तो आप गलत बना देंगे, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल का H2S से ज्यादा SF2 में, SF2 में बॉन्ड एंगल बड़ा होगा H2S के रिस्पेक्ट में, यही फाइनल होगा। PF3, PCl3, PBr3 और PI3, चलो इसको रहने देते हैं, अगले क्लास में करते हैं। यहां पर आपका बहुत सारा एप्लीकेशन दिया हुआ है, ये आपको इसको अगले क्लास में सॉल्व करके आना है, यहाँ ढेर सारा एप्लीकेशन यहां से सॉल्व किए हुए, 13, ये 14 हो गया, ये 15, ये 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, करते जाओ, एप्लीकेशन करते जाओ, जितना कर सकते हो करते जाओ। तो अगले क्लास में आप उसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, इसके बाद भी और कुछ एप्लीकेशंस देंगे हम, जैसे ठीक है, पहले इतना कीजिए फिर देखा जाए, फिर करेंगे हम लोग कुछ एप्लीकेशंस और लाएंगे।
तो आज के क्लास में बस इतना ही। बैक बॉन्डिंग पी ब्लॉक से हम लोग काम कर रहे हैं, पी ब्लॉक के एरिया में और थोड़ा सा काम कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग तब कल के बाद वाले क्लास में फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्पेस का आप लोग, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।